Let's start then. Topic 1 of chapter 1 is individual differences. Individual differences का क्या मतलब है कि हम लोग एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. इस टॉपिक में मेनली आपको ये समझना था कि कैसे अलग अलग होते हैं. तो तीन तरीके से हम लोग एक दूसरे से अलग होते हैं. हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियरल पैटर्न. मतलब ये जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड मेंशन्ड है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स दो हिस्सों में फर्दर डिवाइड होता है. एक हमारे फिजिकल और एक हमारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. हम दिखने में एक दूसरे से अलग है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. हम साइकोलॉजिकली एक दूसरे से अलग है, मतलब मेंटल लेवल पर किसी का आईक्यू ज्यादा है, किसी का आईक्यू कम है, मतलब साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. बिहेवियरल पैटर्न्स में भी हम एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, वहां पर भी वेरिएशन हमें दिखती है. उसका क्या मतलब है कि हर इंसान सेम सिचुएशन में अलग अलग तरीके से ही बिहेव करता है. दिस इज योर बिहेवियरल डिफरेंस. सो व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंस? Individual differences is a phenomena which states that every individual is different from another individual in context to the physical attributes, psychological attributes and their behavioral patterns. Simple. उसके बाद दूसरा टॉपिक था सिचुएशनिज्म. सिचुएशनिज्म में हमने क्या किया था? सिचुएशनिज्म में हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसा फिनोमिना है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जो बताता है कि हमारा बिहेवियर हमारी सिचुएशंस पर डिपेंडेंट होता है. सो आवर बिहेवियर is simply is the product of our situational factors, or we can say that our behavior is influenced by our situational factors, or we can say that we behave according to our situations. Simple. जैसी हमारी situations होगी वैसा हम behave करेंगे. ये है situationism. उसके बाद assessment. assessment में आपने दो words को याद करना था, measurement and evaluation. So assessment का क्या मतलब है? It is simply the measurement and evaluation of psychological attributes. जब हम किसी भी इंसान के psychological attributes को जानने की कोशिश करते हैं फॉर्मल तरीकों से, उसको हम assessment का नाम देते हैं. तो measurement and evaluation of psychological attributes is called assessment. ये दो तरीके का होता है, formal और informal. formal assessment क्या होता है? formal assessment का मतलब है एक ऐसा असेसमेंट जिसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है, जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड्स का यूज करते हैं, मतलब कुछ नॉर्म्स है, कुछ प्रिंसिपल है. फॉर एग्जांपल आरपीएम टेस्ट. आरपीएम टेस्ट अगर आप करते हैं, या आरएसपीएम भी हम उसे बोल सकते हैं, उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स है, कुछ नॉर्म्स है. एक बच्चा कोई भी जो उसको टेस्ट को दे रहा है, 3 से ज्यादा गलतियां कर ही नहीं सकता. अगर आपकी गलतियां 3 से ज्यादा हो गई तो आपका टेस्ट इनवैलिड हो जाएगा. ऐसे कुछ नॉर्म्स होते हैं फॉर्मल टेस्ट. और वो ऑब्जेक्टिव होता है. ऑब्जेक्टिव मतलब वो टेस्ट सबके लिए सेम रहता है, किसी के लिए भी डिफर नहीं करेगा उसकी कंडक्शन. इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होते हैं? इनफॉर्मल असेसमेंट का एक सिंपल फीचर आपने याद रखना है, दैट इज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन. इनफॉर्मल असेसमेंट वो असेसमेंट होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होती है. ठीक है. उसके बाद असेसमेंट के मेथड्स क्या होते हैं? तो जो हमने यहाँ पर बात करी असेसमेंट की, तो जब हम उन असेसमेंट को यूज करते हैं तो बेसिकली हम इन्हीं कुछ मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. अगर आपने अपने दोस्त के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को जानना है कि इसके अंदर आईक्यू कितना है, पर्सनैलिटी कितनी है वगैरह, तो आपको इनमें से कोई एक मेथड उसके ऊपर लागू करना पड़ेगा. जैसे कि या तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. साइकोलॉजिकल टेस्ट उस पर आप कंडक्ट कर सकते हैं. हर तरीके के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के लिए आज हमारे पास एक साइकोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल है, राइट. देन ये साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? ये अगेन वही स्टैंडर्डाइज्ड और ऑब्जेक्टिव मेजर है किसी भी इंसान की साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए. उसके बाद इंटरव्यू. इंटरव्यू का मतलब वन ऑन वन बेसिस पे जो हम इंफॉर्मेशन को सीख करते हैं, दैट इज आवर इंटरव्यू. देन हम केस स्टडी भी कर सकते हैं. केस स्टडी का मतलब होता है इन डेप्थ स्टडी करना किसी भी एक इंसान की, उसके बारे में उसको जानना, जानने की कोशिश करना, उसकी डिटेलिंग, अभी की साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से लेकर बचपन में उसके किस तरीके के बिहेवियर रहे थे, उसका उसकी मम्मी के साथ क्या रिलेशन था, पापा के साथ कैसा रिलेशन था, भाई बहन दोस्त स्कूल में कैसा था, ये सारी चीजें बेसिकली डिटेल में आप उस बारे में मेंशन करते हैं उस इंसान के बारे में. दिस इज कॉल्ड केस स्टडी. फिर आता है ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन क्या है? इसकी मीनिंग इसका आसान है बट डेफिनेशन उतनी ही टफ हो जाती है. ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जब हम सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किसी भी इंसान के बिहेवियर को नेचुरल फ्लो में ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन. सो व्हेन यू रिकॉर्ड एनी इंडिविजुअल्स बिहेवियर दैट इज अकरिंग नेचुरली इन रियल टाइम, और वो रिकॉर्ड आप कर रहे हो सिस्टमेटिकली और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, देन दैट इज योर ऑब्जर्वेशन. रिकॉर्डिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल्स बिहेवियर systematically and in organized manner, this is simply observation. उसके बाद सेल्फ रिपोर्ट. सेल्फ रिपोर्ट क्या है? जब हमारा क्लाइंट हमें अपने बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिपोर्ट. यानी कि मैं शिवानी से क्वेश्चन पूछूं, तुम्हारी लाइफ में दोस्तों की क्या इंपॉर्टेंस है, जो भी वो इसका आंसर देगी, ये क्वेश्चन ये था सेल्फ रिपोर्ट. ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं सेल्फ रिपोर्ट मेजर के, जो चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे, है ना. सो दिस इज योर सेल्फ रिपोर्ट. ये सारे मेथड है असेसमेंट के. मतलब ऑब्वियसली एमसीक्यू क्वेश्चन अब आपके आने हैं, तो उसके हिसाब से ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए.
फिर आता है डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, मतलब कि कितने तरीके के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इंटेलिजेंस होता है, एप्टीट्यूड होता है, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, वैल्यूज। इंटेलिजेंस मतलब क्या, आगे पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। एप्टीट्यूड मतलब क्या, एक इंसान के पोटेंशियल, एक इंसान की कैपेसिटीज। देन पर्सनैलिटी मतलब क्या था, हमारे एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, एक इंसान की प्रेफरेंसेस, वो ये प्रेफर करता है या वो प्रेफर करता है, सिंपल। वैल्यूज मतलब हमारे एंड्योरिंग बिलीव्स। एंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट व्हाट, एंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट द आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर, कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा बिहेव नहीं नहीं करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू इन योर लाइफ और व्हाट नॉट। ऐसे एंड्योरिंग बिलीव्स को हमारे वैल्यूज कहा जाता है, राइट। उसके बाद जो हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल होते हैं। एक ये भी फीचर आपने ध्यान रखना था। कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब है कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की एक डायमेंशन नहीं है, एक फीचर नहीं है, बहुत से तरीकों से हम इन्हें देख सकते हैं। अब हम बोले करण का इंटरेस्ट ये है, ये बोलना सही नहीं होगा। हमें बोलना पड़ेगा करण का इंटरेस्ट इस चीज में ज्यादा है, इस चीज में कम है, राइट। हम ये नहीं बोल सकते कि करण का एप्टीट्यूड ऐसा है। हमें बोलना पड़ेगा करण का एप्टीट्यूड पढ़ाई में इतना है जी, चीटिंग में इतना है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, मतलब पता चल रहा है उसकी बुक से। उसके बाद स्पोर्ट्स में इतना है, वो स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटेलिजेंस में, स्पोर्ट्स में एप्टीट्यूड हाई है वगैरह, है ना। मतलब कोई एक डायमेंशन नहीं है, हर चीज अलग अलग, एक चीज अलग अलग लाइफ की स्फीयर्स में अलग अलग टाइप की है। इसका मतलब है कि मल्टी डायमेंशनल है। कॉम्प्लेक्स है मतलब उसको मेजर करना मुश्किल है, इसकी हाइट मेजर करना, वेट मेजर करना बहुत आसान है, बट मैं ये बता दूं इसको देखिए इसका आईक्यू कितना है वो बहुत मुश्किल है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है बहुत मुश्किल है। तो कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। फिर अगला टॉपिक आता है इंटेलिजेंस, और यहाँ से हम चैप्टर के मेन पार्ट को टच कर रहे हैं। इंटेलिजेंस की तीन नहीं, टोटल 4 डिफाइन इस चैप्टर में आपको बताई गई है। एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डिफाइन, दूसरी वेचलर की डिफाइन, फिर एल्फ्रेड बिने की डिफाइन, और फिर एक आती है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की डिफाइन। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की डिफाइन इस पैराग्राफ में आपको नहीं मिलेगी, वो आपको मिलेगी उसकी थ्योरी में, है ना। तो बेसिकली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की जो डिफाइन है, ये तो मतलब आपको याद करनी है सारी चीजें। स्टिल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। एल्फ्रेड बिने बोलता है कि भाई जजिंग की पावर, अंडरस्टैंडिंग की पावर और रीजनिंग की पावर को हम बेसिकली इंटेलिजेंस बोलते हैं। वेस्लर बोलता है कि इंटेलिजेंस आपकी ऐसी ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी है जिसकी मदद से आप रैशनली सोच सकते हो, पर्पसफुली एक्ट कर पाते हो और अपने एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिवली डील कर पाते हो। अगर आप ये सब कर पा रहे हो देन यस यू आर इंटेलिजेंट। उसके बाद एक और जो डिफाइन है सीधा उस पर चलते हैं। बेसिकली यहाँ पर मेंशन नहीं है बट स्टिल वो डिफाइन आपने याद करनी है, दैट इज रॉबर्ट स्टर्नबर्ग क्या बोलता है इंटेलिजेंस के बारे में। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग बोलता है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी due to which you are able to adapt with your environment or shape your environment or select a favorable environment। अगर आपने अपने और अपनी सोसाइटी के गोल्स को अकम्प्लिश करना है, सेटिस्फाई करना है अपने खुद के, अपने सोसाइटी के गोल्स को, उनको अकम्प्लिश करने के लिए या तो आप अपने एनवायरनमेंट के साथ खुद को ढाल सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो, या आप अपने एनवायरनमेंट को बदल सकते हो, शेप दे सकते हो, या आप एक फेवरेबल एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर पाते हो। सो दिस एबिलिटी टू अडेप्ट, सेलेक्ट और शेप योर एनवायरनमेंट टू अकम्प्लिश योर ओन गोल्स, दिस डिफाइन वाज गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ठीक है। उसके बाद दो तरीके की अप्रोचेस आती है हमारे सामने, साइकोमेट्रिक अप्रोच और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अब इसका डिफरेंस आपके लिए याद करना जरूरी नहीं है जो आपने सीबीएसई में किया था। अब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि साइकोमेट्रिक अप्रोच फोकस करती है इंटेलिजेंस के, बताओ किस पे, स्ट्रक्चर पे, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच फोकस करती है हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट्स, का मतलब है उसकी फंक्शनिंग पर। यहाँ पर आप गलती मत करना, ये मन में मत रखो कि फंक्शन पे फोकस करती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच फोकस करती है फंक्शनिंग पे। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनिंग एंड फंक्शन। इंटेलिजेंस कैसे फंक्शन करती है उस पे फोकस करती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच फोकस करती है इंटेलिजेंस कैसे बनी है इस बात पर, उसके स्ट्रक्चर पर। ठीक है, इसीलिए इसका नाम स्ट्रक्चरल अप्रोच भी है। फिर इसी स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर 5 मेन थ्योरीज आती हैं। एल्फ्रेड बिने की थ्योरी, चार्ल्स स्पेयरमैन की थ्योरी, लुईस थर्स्टन की थ्योरी, आर्थर जेनसन और जेपी गिलफोर्ड। एल्फ्रेड बिने क्या बोलता है, बेसिक चीज सबसे पहले, एल्फ्रेड बिने वाज द फर्स्ट पर्सन हु वर्कड ऑन द कांसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन कॉन्टेक्स्ट टू द मेंटल ऑपरेशंस। मेंटल ऑपरेशंस की टर्म्स में सबसे पहला इंसान जिसने इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन किया था वो था एल्फ्रेड बिने। अब इसकी डिफाइन क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, इसने बोला इंटेलिजेंस इज वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज। मतलब इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस एक जैसी बहुत सी चीजों से मिलके बनी एक बड़ी चीज है। मतलब इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही फैक्टर है, बट वो एक फैक्टर छोटी छोटी बहुत सारी एक जैसी एबिलिटीज से मिलके बना है। सो दैट इज द रीजन हम इसकी थ्योरी को बोलते हैं यूनिफैक्टर या वन फैक्टर थ्योरी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड बिने इंटेलिजेंस इज
the single one factor that is made up of a similar set of abilities. So what is intelligence? A similar set of abilities. ये डिफाइन है अल्फ्रेड बिने की. उसके बाद टू फैक्टर में चार्ल्स पियरमैन आता है और चार्ल्स पियरमैन बोलता है 1927 में इसकी थ्योरी आई है, और अगर बुक में मेंशन्ड है इसकी थ्योरी के आगे ईयर और अल्फ्रेड बिने के आगे ईयर नहीं लिखा तो ऑब्वियसली एमसीक्यू में ईयर पूछा जा सकता है चार्ल्स पियरमैन की थ्योरी का. तो चार्ल्स पियरमैन की थ्योरी 1927 में आई और इसका क्या कहना था? ये बोलता है कि भाई अल्फ्रेड बिने ने बात गलत बताई है, आपको अधूरी बात बताई है. सिर्फ एक जी फैक्टर नहीं होता इंटेलिजेंस के अंदर, एक कॉमन फैक्टर होता है, एक फैक्टर होता है, और उसके साथ बहुत सारे स्पेसिफिक फैक्टर्स भी आते हैं. तो चार्ल्स पियरमैन बोलता है कि इंटेलिजेंस के अंदर दो फैक्टर आते हैं. इंटेलिजेंस दो फैक्टर से मिलकर बनी चीज है, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर. चार्ल्स पियरमैन ने अपनी थ्योरी देने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिसका नाम था फैक्टर एनालिसिस. फैक्टर एनालिसिस टेक्निक का यूज करके चार्ल्स पियरमैन ने बोला जी फैक्टर और एस फैक्टर्स से मिलके इंटेलिजेंस बनी है. जी फैक्टर क्या होता है? जी फैक्टर का मतलब है ऐसी एबिलिटीज जो हमारी हर तरीके के मेंटल ऑपरेशन में कॉमन होती है. फॉर एग्जाम्पल, करण ने लेट्स से स्पोर्ट्स खेलना है, करण ने लेट्स से बुक को उठा के देखना है, बुक को उठा के तो देखा होगा है ना, करण ने बुक उठा के देखनी है, रीड करने की कोशिश करनी है, पढ़ना चाहे ना हो, है ना, और उसके बाद इसने अपनी मम्मी से बात करनी है, इसने लेट से अपने पापा से बात करनी है, इसने लेट से अपने दोस्तों से बात करनी है, फिर इसने आके क्लास अटेंड करनी है. ये सारे काम जो करण कर रहा है स्पोर्ट्स खेलने से लेकर क्लास में पढ़ने आने तक, इन सभी कामों में कॉमन क्या है? फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी. अगर करण के अंदर बेसिक एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी ही ना हो तो क्या वो स्पोर्ट्स खेल पाएगा? नहीं. क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं. क्या वो बुक को उठा के रीड भी कर पाएगा? नहीं. मम्मी से बात कर पाएगा? नहीं. दोस्त से बात कर पाएगा? नहीं. मतलब कि जी फैक्टर गिव्स यू द एबिलिटीज दैट आर कॉमन in all the performances that you do in your daily life, but whereas S factor gives you those abilities that you need while doing any specific task only. यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर आपको वो एबिलिटीज देता है जो आपको कुछ कोई स्पेसिफिक कामों को करने के वक्त ही काम आती है. जैसे कि करण को स्पोर्ट्स की नॉलेज, स्पोर्ट्स वाली स्किल, कौन सी स्पोर्ट खेलते तुम? बैडमिंटन. बैडमिंटन की स्किल इसको जरूरी नहीं है मम्मी से बात करते वक्त. बैडमिंटन की स्किल ये अभी इस टाइम पर इस्तेमाल नहीं कर रहा है क्लास लेते वक्त. तो बैडमिंटन वाली स्किल क्या हुई? वो हुआ इसका स्पेसिफिक फैक्टर. और हर इंसान में बहुत सारे स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, एक जी फैक्टर होता है. ऐसे इंटेलिजेंस बनी होती है. दैट इज ऑल. ये बोला चार्ल्स पियरमैन ने. अब लुईस टेस्टन क्या कहता है? लुईस टेस्टन बोलता है भाई इंटेलिजेंस के अंदर 7 तरीके की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आती हैं. वो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आपके नोट्स में मैंने मेंशन नहीं करी हैं. इसको, इसके जो नेम्स है वो आपको बुक से देखने होंगे. इसके नेम्स को बुक से देख लेना. और इसका हमने एक कोड वर्ड बनाया था ना, एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, स्विम वीपीएन, SWIMVPN. उसके थ्रू आपको ये सातों एबिलिटीज पता चल जाएंगी. उनके फर्स्ट लेटर टेक्निक के थ्रू आप याद कर सकते हो और इन सातों का बेसिक मतलब आपको पता होना चाहिए, है ना. तो इसके अंदर वर्बल कॉम्प्रिहेंशन आता है कि आपको लैंग्वेज समझ आती है. देन न्यूमेरिकल एबिलिटी है कि आपको नंबर्स की समझ होती है. सारी इसके अंदर बेसिक है. सिर्फ 2 टेक्निकल चीजें थी, वो 2 समझा देता हूँ. स्पेशल इंटेलिजेंस मतलब स्पेशल एबिलिटी. स्पेशल एबिलिटी का मतलब होता है जो आपके स्विम में एस से स्टार्ट है, वो स्पेशल एबिलिटी ही है. स्पेशल एबिलिटी का मतलब है कि ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से आप अपने फिजिकल स्पेस का अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो, जिसकी वजह से आप मेंटल इमेजेस को फ्रेम कर पाते हो अपने दिमाग में और उनका इस्तेमाल कर पाते हो. इन ऑर्डर टू यूज योर फिजिकल स्पेस अराउंड यू, यू नीड टू फर्स्ट मेक दैट मेंटल इमेज इन योर माइंड. एक आर्टिस्ट कुछ भी ड्रॉ करने से पहले उसे अपने दिमाग में इमेजिन करता है, ये इमेजिन करने की पावर, ताकि वो अच्छे से अपने स्पेस को यूटिलाइज कर पाए. दिस इज कॉल्ड स्पेशियल इंटेलिजेंस, राइट. उसके बाद एक आती है इंडक्टिव रीजनिंग. इसके अंदर SWIM, वो SW के बाद I जो है, I स्टैंड्स फॉर इंडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है अनबायस्ड रीजनिंग, जिसमें हम पहले फैक्ट्स देखते हैं, उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. तो अनबायस्ड रीजनिंग को क्या नाम था, इंडक्टिव रीजनिंग बोला जाता है, राइट. सो बेसिकली लुईस टेस्टन क्या बोल रहा है कि इंटेलिजेंस इन 7 तरीके की एबिलिटीज से मिलकर बनी है. अगर आप ये सातों काम कर पा रहे हैं देन यू आर इंटेलिजेंट. उसके बाद आर्थर जेंसन आया. आर्थर जेंसन बोलता है कि भाई इंटेलिजेंस के अंदर 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2. लेवल 1 का नाम है एसोसिएटिव लर्निंग, लेवल 2 का नाम है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस. लेवल 1 में हम क्या कर पाते हैं? लेवल 1 के अंदर हमारा जो इनपुट होता है वो आउटपुट जितना ही रहता है. लेवल 2 के अंदर क्या होता है? लेवल 2 के अंदर आउटपुट ज्यादा स्ट्रांग होता है हमारे इनपुट से. ऐसा क्यों? क्योंकि लेवल 2 के अंदर हम चीजों को मीनिंग को समझते हैं, डेप्थ में चीजों को समझते हैं. वेयर एज लेवल 1 वाली इंटेलिजेंस हमें सिर्फ चीजों को
रट्टा मारने में हमारी हेल्प करती है। तो ये बोलता है कि आपकी इंटेलिजेंस में दोनों कैपेसिटीज हैं। एसोसिएटिव लर्निंग आप कर सकते हो इंटेलिजेंस की वजह से, मतलब आप चीजों के बीच में एसोसिएशन लिंक करके उसको याद कर पाते हो, दैट इज रोट लर्निंग। इसके अंदर क्या होगा, आपका आउटपुट और इनपुट मोर और लेस सिमिलर ही रहेगा। आउटपुट और इनपुट्स का सिमिलर होने का क्या मतलब है, जितना पढ़ा वो इनपुट, जितना पेपर में लिख के आए वो आउटपुट, जितना का पढ़ोगे मैक्सिमम उतना की आप लिख के आ पाओगे अगर रट्टा मार के पढ़ा है। बट अगर आपने कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस के लेवल पर जाके इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करवाया है अपने दिमाग में, तो वहां पर आपने हो सकता है पढ़ा इतना सा है, पर आप अपने आंसर में जब लिख के आओगे पेपर में, तो आप एग्जांपल्स वगैरह को लिख के आ रहे हो और आप और बढ़िया तरीके से बेसिकली चीजों को समझा पाओगे। नाउ इस वाले टाइप के जो आपका सीयूटी में पेपर आने वाला है, ऐसे पेपर को आंसर करने के लिए कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस जरूरी है। हो ही नहीं सकता इसके बिना कोई बच्चा आंसर दे दे, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल पूछा जाएगा, है ना। जैसे हमने अभी चैप्टर पढ़ा, चैप्टर 9, तो लेट्स से एक साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट को समझ पा रहा है, उसके इमोशंस को बहुत आसानी से समझ पा रहा है, राइट, उसकी तरफ से उसके इमोशन को समझ पा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ इंटरपर्सनल भी है, बट उसकी तरफ से समझ पा रहा है, जो वो फील कर रहा है उसको वो समझ पा रहा है, उस उसकी सिचुएशन को उसी के नजरिए से समझ पा रहा है, उसके इमोशंस को उसके स्टैंड पॉइंट से समझ पा रहा है। दिस इज कॉल्ड एम्पैथी, है ना, कि हम उसकी तरफ से उसकी सिचुएशन को समझ पा रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन का आपने आंसर देना है, इसके लिए जरूरी है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस के लेवल पर जाके टॉपिक्स को समझना, मतलब उनके मीनिंग को समझना, ना कि जस्ट रट लेना। यहाँ पर आउटपुट इनपुट से भी ज्यादा तगड़ा हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल आता है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल में जेपी गिलफर्ट ने बोला कि इंटेलिजेंस के अंदर तीन तरीके की चीजें आती हैं, ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट, मतलब कि इंटेलिजेंस की तीन डायमेंशन है। इंटेलिजेंस में ऑपरेशन होते हैं 6 तरीके के, कंटेंट होते हैं 5 तरीके के, प्रोडक्ट होते हैं 6 तरीके के, मतलब कि हम किस तरीके की इंफॉर्मेशन पे काम कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं कंटेंट्स। कंटेंट्स मतलब क्या, द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन विच आर इंटेलिजेंस कैन वर्क। ऑपरेशन मतलब क्या, whatever that we do on that type of information in our mind, that is called our operations. Products मतलब क्या, जो हम फाइनल आउटपुट निकालते हैं, जो हम फाइनल आउटपुट समझते हैं, मतलब जो आपको चीजें समझ आई, जिस फॉर्म में आपको चीज समझ आई, जिस फॉर्म में आपने उसको अपने दिमाग में स्टोर किया, दैट इज योर प्रोडक्ट्स। इनका रेशो 656 का बनता है। अगर आप सीओपी याद रखोगे, पहले कंटेंट लिख रहे हो, तो रेशो क्या बन जाएगा, 566। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 180 आ जाता है। दैट इज वाई जेपी गिलफर्ट कहता है कि इंटेलिजेंस में टोटल 180 सेल्स हैं। अगेन एमसीक्यू वाले क्वेश्चन के हिसाब से ये बात भी जरूरी हो जाती है कि कितने सेल से मिलकर इंटेलिजेंस बनी है अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफर्ट। यू विल राइट 180 सेल। क्यों, क्योंकि 656 का रेशो है। अगर मान लो तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट कौन सा रेशो शो कर रहा है, तो देन यू विल राइट 566, क्योंकि कंटेंट पहले आ गया, है ना। तो दिस इज ऑल, मतलब ये हमारी 5 थ्योरीज थी साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर। उसके बाद हमारी 3 थ्योरीज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर आती है, जिसमें सबसे पहली हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी थी। हार्वर्ड गार्डनर बोलता है कि भाई इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करना, बल्कि मैं तुम्हें बताऊंगा अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि एक हमारी को इस पूरी दुनिया में मतलब 8 तरीके की इंटेलिजेंस है। हर इंसान इन 8 में से कोई पोजेस करता है, हो सकता है किसी में 8 की 8 है, हो सकता है किसी में 4 है, किसी में सिर्फ एक ही है, बट these all intelligence are independent of each other yet they work together. So 8 कौन कौन सी हैं, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब एबिलिटी टू यूज एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज, कि आप लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर पाते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं, ऐसी इंटेलिजेंस को लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में कौन हाई है जी बताओ, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में कौन हाई होगा, एक जर्नलिस्ट, एक राइटर, एक स्पोर्ट्समैन, या फिर एक स्टूडेंट। राइटर ऑब्वियसली, है ना। फिर लॉजिकल मैथमेटिकल। लॉजिकल मैथमेटिकल क्या होता है, लॉजिकल मैथमेटिकल का मतलब है ऐसी एबिलिटी कि आप मैथ्स को डील कर पाओ, नंबर्स को अच्छे से आप डील कर पा रहे हो, नंबर्स को आप समझ पा रहे हो, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर पा रहे हो, आप लॉजिकल थिंकिंग कर पा रहे हो, आप चीजों को एनालाइज कर पा रहे हो बहुत अच्छे से। तो ये वाली एबिलिटी किसमें होगी, साइंटिस्ट वगैरह लोगों में ज्यादा होती है। स्पेशल है इंटेलिजेंस, मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिजिकल स्पेस को अच्छे से जो इस्तेमाल कर पा रहा है, जैसे कि सर्जन, जैसे कि आर्किटेक्चर, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनर्स, पायलट वगैरह। म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होगी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस का मतलब ये सारी अपने नाम से ही समझ आती है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस का मतलब है कि भाई वो इंटेलिजेंस जिसमें आपको म्यूजिक के रिदम समझ आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको म्यूजिक का पैटर्न समझ आ रहा है, आपको सारे गाँव वगैरह, वो राग, वो ताल, सुर जो होता है वो सब आप समझ पा रहे हो। ये ऑब्वियसली म्यूजिशियन, सिंगर्स वगैरह में ज्यादा रहेगी। बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक किसमें होगी,
मतलब बॉडी काइनेस्थेटिक क्या होती है? एक ऐसी एबिलिटी जिसकी मदद से आप अपनी पूरी बॉडी को या कुछ पोर्शन ऑफ बॉडी को क्रिएटिवली इस्तेमाल कर पा रहे हो। तो जिमनास्ट में ये ज्यादा अच्छी होगी, डांसर्स में ये ज्यादा अच्छी होगी, एटसेट्रा। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, ये क्या है? इंटर मतलब जब हमें दूसरों की नॉलेज है। अब यू कैन रिलेट दिस इंटेलिजेंस विद योर चैप्टर 9 वाला टॉपिक इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल उस बंदे में ज्यादा होगी जिसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा होगी, है ना? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब ऐसी एबिलिटी जिसकी मदद से आप दूसरों के बिहेवियर, दूसरों के दूसरों के इंटेलिजेंस, दूसरों के बिहेवियर, दूसरों के इमोशंस को, फीलिंग्स को, आइडियाज को, जो भी वो बोल रहे हैं, उनके फेस इंप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज को आप आसानी से समझ पाते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल। सो अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक इंसान अपने दोस्त को उदास देखकर समझ गया कि वो उदास है, उसको चुप बैठा देखकर, उसने बोला नहीं कि वो उदास है, बट स्टिल वो समझ गया, तो ये कौन सी इंटेलिजेंस है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। देन इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है? सेम चीज लागू कर दो खुद पर। तो जो इंसान अपने बारे में अवेयर है, अपने बारे में वो जानता है, अपने बारे में पूरे तरीके से जागरूक है, मेरी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयां हैं, मुझे क्या चीज से खुशी मिलती है, क्या चीज से अच्छा मुझे नहीं लगता है, अपने बारे में जिसको नॉलेज होती है, जो सेल्फ अवेयर होता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल में बंदा हाई, जैसे कि स्पिरिचुअल लीडर्स। उसके बाद नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उसमें हाई होती है जिसको नेचर की समझ है, नेचर का ज्ञान है, नेचर की बारीकियां वो समझता है। ये वाला फूल पत्ती वगैरह इस मौसम में उगती है जी। एग्रीकल्चर फील्ड में बेसिकली जो लोग हैं उनको पता है किस मौसम में कौन से तरीके के बीज हमने बीजने हैं, है ना, कितना टाइम लगेगा इसको राइप होने में वगैरह। जो लोग इग्लूज में रहते हैं उनको पता है जी बर्फ ये वाली एडिबल है, ये वाली बर्फ एडिबल नहीं है, है ना? तो ये सब मतलब नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें जिसने बॉटनी पढ़ी है, जिसने जूलॉजी की स्टडी करी है, जो एनवायरमेंटलिस्ट है, वो लोग नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में हाई हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी। उसके बाद आती है ट्रायर्किक थ्योरी। ट्रायर्किक थ्योरी हमें दी थी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग बोलता है कि इंटेलिजेंस के तीन एलिमेंट्स हैं या तीन टाइप्स हैं। पहला होता है कॉम्पोनेंशियल, दूसरा एक्सपीरियंशियल, तीसरा कॉन्टेक्चुअल। कॉम्पोनेंशियल मतलब ऐसी इंटेलिजेंस जो हमारी अकेडमिक्स में हमारे काम आती है, इसीलिए इसके दो नाम और बनते हैं, अकेडमिक इंटेलिजेंस और एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस का दूसरा नाम एनालिटिकल इंटेलिजेंस, बिकॉज componential intelligence gives you the ability to think analytically and critically। इतनी सी ही डिफाइन है componential intelligence की। componential intelligence अगर आपके अंदर है तो आप critically सोच पाते हैं, analytically सोच पाते हैं, चीजों को evaluate कर पाते हैं, उनकी pros and cons देख पाते हैं। मतलब इन शॉर्ट क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी को ही हम componential intelligence बोलते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि स्कूल लेवल पर आपको स्किल्स सीखनी होती है, कॉलेज लेवल पर आप स्किल्स वगैरह सीखते हो, नई चीजों को सीखते हो। सीखने के लिए क्रिटिकल एनालाइज करना चीजों को जरूरी होता है। देन तभी ये बोला जाता है कि वो बच्चा स्कूल में पास करेगा, वो बच्चा स्कूल में ज्यादा सक्सीड करेगा जिसके अंदर कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस हाई होती है। ठीक है? उसके बाद कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के तीन सब पार्ट होते हैं, नॉलेज एक्विजिशन, मेटा कंपोनेंट और परफॉर्मेंस कंपोनेंट। नॉलेज एक्विजिशन का क्या मतलब है? जब हम चीजों को समझते हैं कि कैसे होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, ये एक टेक्निकल टर्म है। जब हम इन चीजों पर फोकस करते हैं कि चीजें कैसे होती हैं, वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। फॉर एग्जांपल गाड़ी चलानी आप सीख रहे हैं, तो वो हो गया नॉलेज एक्विजिशन। ये स्टीयरिंग है जी, ये हमारे क्लच होता है, ये एक्सेलरेटर है, स्टीयरिंग को इतना मोड़ने पर गाड़ी इतनी मुड़ती है, स्टीयरिंग से टायर घूमते हैं, क्लच दबाना जरूरी होता है गियर डालने से पहले। ये सब बेसिक चीजें आप अभी थियोरेटिकल लेवल पर समझ रहे हो, आप ये समझ रहे हो गाड़ी चलती कैसे है। दिस इज कॉल्ड नॉलेज एक्विजिशन। जब आप ये सोचते हो, ये प्लान करते हो अपने दिमाग में कि मैंने कैसे चलानी है, हाउ टू डू इट नाउ, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, दिस बिकम्स मेटा कंपोनेंट। बेसिकली द प्रैक्टिस कंपोनेंट इज कॉल्ड द मेटा कंपोनेंट। फाइनली लास्ट आता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट। परफॉर्मेंस कंपोनेंट का क्या मतलब होता है? जब हम उसे फाइनली आप परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करते हैं मतलब जब हम टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, जब आप अपनी आप गाड़ी चला रहे हो, ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हो, दैट इज योर परफॉर्मेंस। उसके बाद एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस आती है। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। जब हम अपने पास एक्सपीरियंसेस को क्रिएटिवली इस्तेमाल करते हैं अपनी नई दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए, तो इट बिकम्स योर एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस क्या होता है? जब हम अपनी एवरीडे डिमांड्स को, एवरीडे एनवायरमेंटल डिमांड्स को अच्छे से फुलफिल कर पाते हैं, उनको सेटिस्फाई कर पाते हैं, तो ये एबिलिटी हमारी कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस हमें देती है। कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस का दूसरा नाम है स्ट्रीट स्मार्टनेस या फिर बिजनेस सेंस, राइट? क्योंकि ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है और यहाँ पर आपको बुकिश नॉलेज नहीं,
दुनिया की समझ काम आती है। मतलब अपनी एवरीडे एनवायरमेंटल डिमांड्स, अपनी एवरीडे हसल्स के साथ आप कैसे इफेक्टिवली डील करते हो, दैट सिंपली बिकम्स योर कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा पास मॉडल। पास मॉडल हमें जेपी दास, जैक मैकलेरी और कर्बी ने दिया था 1994 में। अगेन हार्वर्ड गार्डनर के लिए ईयर नहीं लिखा है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और पास मॉडल के लिए ईयर लिखा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों ईयर भी याद करने जरूरी हो जाएंगे। पास मॉडल 1994 में इन तीन लोगों ने मिलकर हमें दिया, तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। ये लोग क्या बोलते हैं? ये कहते हैं भाई हमारी बॉडी में जितनी भी, मतलब हम जो भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करते हैं, वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हमारे अंदर के तीन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम हमसे करवाते हैं। वो तीन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम किन तरीके की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो ये तीन तरीके की एक्टिविटी है जो अपने इंटेलिजेंस की वजह से कर पाते हैं। सबसे पहली चीज पास मॉडल के अंदर आती है, पास मॉडल अपने आप को अपने नाम से डिफाइन करता है। P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, A स्टैंड्स फॉर अराउजल अटेंशन एंड देन दोज टू S इट स्टैंड्स फॉर साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो अराउजल अटेंशन क्या होता है? अराउजल मतलब आप अवेयर हो पा रहे हो चीजों के बारे में। मैं अभी कुछ बोल रहा हूं, मेरी आवाज के बारे में आप अवेयर हो पा रहे हो, ये अवेयर भी आप अपनी इंटेलिजेंस की वजह से ही हो पा रहे हो। आप मेरी आवाज को अटेंड कर पा रहे हो, फोकस कर पा रहे हो, दैट इज योर अटेंशन। कीपिंग ए फोकस ऑन एनीथिंग, दैट इज अटेंशन। बीइंग अवेयर अबाउट एनीथिंग, दिस इज अराउजल। तो अराउजल और अटेंशन इंटेलिजेंस की वजह से हम कर पा रहे हैं। उसके बाद हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में साइमल्टेनियसली या सक्सेसिवली प्रोसेस भी कर सकते हैं। दिस इज आवर साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। नाउ एमसीक्यू क्वेश्चन में अलग अलग आ सकता है। तो व्हाट इज साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग? साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग का मतलब होता है जब हम बहुत सी इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा किसी ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहा है जहां पर उसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लागू करना पड़ रहा है। वो कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहा है, वो रीजन देने की कोशिश कर रहा है, बहुत से कॉन्सेप्ट्स का आपस में एसोसिएशन क्रिएट कर रहा है। ये सब क्या होता है? साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, दैट यू आर साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर माइंड ऑल टुगेदर। Successive processing, on the other hand, is when you process the information in a serial order. For example, learning. आप कुछ भी जब याद करते हैं तो ज्यादातर सक्सेसिवली याद करते हैं। जब हम याद करते हैं कि कलर्स नेम बचपन में याद करते हैं, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन वगैरह। हम काउंटिंग याद करते हैं, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, फिर चार, फिर पांच। ये सक्सेसिवली हम याद करते हैं। विबग्योर हम याद करते हैं, वी बी, वी के बाद बी, जी, वाई वगैरह। दिस इज सक्सेसिव प्रोसेसिंग, एक के बाद एक सीरियल ऑर्डर में, राइट? जैसे आपको अपना फोन नंबर याद है 987150 whatever, है ना? तो 9 के बाद 8, फिर 7, फिर 1, फिर 5। दिस इज सक्सेसिव प्रोसेसिंग। देन प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग अब क्या होता है आपको पता है, बट अगेन डेफिनेशन क्या होगी इसकी? प्लानिंग का मतलब है जब हम एक पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन को अपने दिमाग में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। व्हेन वी थिंक अबाउट अ पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, क्या कर सकता हूं आगे अब इस इंफॉर्मेशन का, and then when you evaluate its effectiveness, right? When you think about the possible course of action, when you evaluate its effectiveness, and then when you basically redo it, जब आप उसको दोबारा से then change कर पाओ, उस पे एक्शन ले पाओ। एक्शन ले पाना, अपने प्लान, जो अपने पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन को सोचा है, पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन को सोचना, उसकी इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना, दोबारा से नया प्लान बनाना, दोबारा से सोचना, दोबारा से करना, ये सब कुछ प्लानिंग के अंदर आता है। ठीक है? तो बेसिकली पास मॉडल क्या बताना चाहता है कि आप अराउजल, अटेंशन, साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग और प्लानिंग कर पाते हैं ड्यू टू योर इंटेलिजेंस। दिस इज ऑल फॉर द थ्योरीज पार्ट। अभी तक कोई डाउट किसी को इतने पोर्शन में? ओके, नाउ देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट हमारी बात करता है नेचर और नर्चर के बारे में। नेचर और नर्चर की डिबेट यहाँ पर आती है, जो कि बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन था, बट अब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है। आपको बस इतना सा पता होना चाहिए कि नेचर और नर्चर इंटेलिजेंस दोनों पे डिपेंडेंट होती है। आपको यहाँ पर दोनों की टॉपिक्स में दो दो तरीके की स्टडी दी गई थी, बहुत अच्छे से सीबीएसई मोड में आपको ऑलरेडी ये समझाया ही था। नेचर के अंदर दो स्टडीज है, नर्चर के अंदर भी दो स्टडीज है। नेचर के सपोर्ट में हमारे पास दो स्टडीज है कि भाई बायोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है, तो ये जो स्टडी दे रखी है आइडेंटिकल ट्विंस की, अब आपको ऑब्वियसली इसके नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, बट आइडेंटिकल ट्विंस की स्टडी ये शो करती है कि नेचर इन्फ्लुएंस करता है इंटेलिजेंस को, क्योंकि जो दो बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनकी इंटेलिजेंस बहुत हद तक सिमिलर पाई गई थी, और जो बेसिकली सिबलिंग्स होते हैं जिनकी शक्लें आपस में मैच नहीं करती, उनकी इंटेलिजेंस की सिमिलरिटी थोड़ी कम हो गई।
ये क्यों हुआ? क्योंकि जेनेटिक सिमिलैरिटी जैसे जैसे कम हुई, सिबलिंग्स में जीन्स कम सिमिलर होते हैं, तभी उनकी शक्लें वगैरह मैच नहीं करती, अलग अलग टाइम पे पैदा हुए हैं, जीन्स थोड़े कम सिमिलर है, तो इंटेलिजेंस भी कम सिमिलर होगी। जितने ज्यादा जीन्स सिमिलर थे, जैसे कि आइडेंटिकल ट्विंस के केस में, उतनी ज्यादा इंटेलिजेंस ज्यादा सिमिलर होने लगी दोनों। इससे हमें पता चला ऑब्वियसली इम्पैक्ट है। दूसरा, अडॉप्टेड चिल्ड्रन पर जब हमने स्टडी करी, हमने देखा भाई एक बच्चे को दूसरी फैमिली वाले कोई ले गए, अडॉप्टेड फैमिली में बच्चा चले गया, तब भी स्टार्टिंग के ईयर तक 5-6 साल का जब तक बच्चा नहीं था, मतलब जब तक बच्चा 5-6 साल का था, तब तक उसकी इंटेलिजेंस उसके बायोलॉजिकल मम्मी पापा जैसी ही रही। इससे भी समझ आ गया कि बायोलॉजी का रोल है। फिर जब हमने एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस को देखा, तो हमें ये समझ आया कि भाई नर्चर का भी रोल है। अब वही सेम बच्चे को अगर हमने अच्छा एनवायरमेंट दे दिया, उसकी इंटेलिजेंस इंक्रीज हो गई, और उसी बच्चे को गंदा एनवायरमेंट दे दिया, बुरा एनवायरमेंट दे दिया, उसकी इंटेलिजेंस डिक्रीज हो गई। ऑल्सो हमने देन ये भी समझा कि वही सेम बच्चा जो 5-6 साल तक का था, तब तक उसकी इंटेलिजेंस मम्मी पापा जैसी थी, बायोलॉजिकल वाले। जब वो बच्चा धीरे धीरे 7-8-9-10 साल का और उसकी एज बढ़ती गई, तो जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, वैसे वैसे बच्चे की इंटेलिजेंस अडॉप्टेड चिल्ड्रन जैसी होने लग जाती है। ये सब कुछ इस टॉपिक में हमने समझा था। तो देन हम एक जनरल कंक्लूजन पर निकल कर आए थे कि नेचर मतलब हेरिडिटी मतलब जीन्स क्या करता है, सेट कर देता है एक रेंज, कि फॉर एग्जांपल आशिका की इंटेलिजेंस लेट से उसके जीन्स ने सेट कर रखी है 80 से 90 तक रह सकती है, और विद इन दैट रेंज कौन इन्फ्लुएंस करेगा, विद इन दैट रेंज कौन इन्फ्लुएंस करेगा, एनवायरमेंट। रेंज कौन सेट करता है, जेनेटिक्स, नेचर, हेरिडिटी। विद इन दैट रेंज अब आशिका की इंटेलिजेंस 80 की तरफ हो जाएगी या 90 की तरफ हो जाएगी, ये डिसाइड करवाएगा उसको एनवायरमेंट कैसा मिलता है। ये एक जनरल कंक्लूजन हमें यहाँ से पता चला। और ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट अब ये मानते हैं कि ऑब्वियसली दोनों ही फैक्टर आपके इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करते हैं। एक बच्चे का आईक्यू कितना होगा, वो उसके नेचर और नर्चर दोनों पे इक्वली डिपेंडेंट होता है, ऑल्दो रेंज जीन सेट कर देते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, इस टॉपिक में बहुत से छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, तो अगेन ये सारे तुम्हें पता होने चाहिए। असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में आता है एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन का कॉन्सेप्ट। एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने 1905 में मेंटल एज का हमें कॉन्सेप्ट दिया। अब भाई क्या होती है मेंटल एज? मेंटल एज का मतलब होता है आपकी मेंटल डेवलपमेंट, आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन कंपैरिजन to other members of your age group. Again I'm repeating, mental age क्या होती है, आपकी intellectual development in comparison to the other members of your age group. Simple, कि जितनी तुम्हारी उम्र है, तुम्हारी उम्र के और जितने भी बच्चे हैं, उनके कंपैरिजन में भाई तुम्हारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कितनी हुई है, इसी को हम मेंटल एज का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रोनोलॉजिकल एज तुम्हारी नॉर्मल बायोलॉजिकल एज होती ही है, और देन मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज कॉन्सेप्ट को मिलाकर विलियम स्टर्न ने कॉन्सेप्ट दे दिया आईक्यू का। विलियम स्टर्न 1912 में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया, जिसके बाद से मेंटल एज कहीं खो ही गया, और आज हमारे आईक्यू टेस्ट में कहीं मेंटल एज नहीं निकलता है। आज के सभी आईक्यू टेस्ट में हम सीधा आईक्यू ही बोलते हैं। इवन मैं भी अपनी लैंग्वेज में अब आईक्यू आईक्यू ही ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि आईक्यू ही अब हमारी इंटेलिजेंस है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमें विलियम स्टर्न जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने 1912 में दिया था। एमसीक्यू के हिसाब से ये भी जरूरी हो जाता है। विलियम स्टर्न ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया 1912 में। आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, ये भी अगेन जरूरी है। तो आईक्यू का फॉर्मूला होता है MA/CA मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब इसी मेंटल एज को जब हम हमारी क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करते हैं और उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो हमें हमारा आईक्यू पता चल जाता है। बट आज के टाइम पर हम इसे यूज नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ही हमें टेस्ट आईक्यू निकाल के देते हैं। उस समय पर तो MA निकला करता था, फिर हमें अपने MA को डिवाइड करना होता था, क्रोनोलॉजिकल एज से मल्टीप्लाई करते थे 100 से, तो हमें आईक्यू पता चलता था। आज सीधा ही टेस्ट देते हैं, पता चल जाता है। ठीक है, ऑलराइट। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है। अगला टॉपिक हम यहाँ पर बात करते हैं, अगेन जैसे मैंने बोला इस पूरे चैप्टर में ही इंडिविजुअल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलता है, नॉर्मल कर्व बाकी कुछ डिपिक्ट करे ना करे, हमारी पूरी पॉपुलेशन में एक इंडिविजुअल डिफरेंस को बहुत अच्छे से ये डिपिक्ट करता है। कैसे करता है? नॉर्मल कर्व बताता है कि भाई आपकी पॉपुलेशन में कुछ लोग इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट भी होते हैं और कुछ लोग गिफ्टेड भी होते हैं, सुपीरियर इंटेलिजेंस भी रखते हैं। यानी कि जहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग की पावर ही नहीं है, परसीविंग की पावर ही नहीं है, बेसिक चीजें ही वो नहीं कर पाते हैं, वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो
किसी भी चीज में उनको कुछ भी काम दे दो, हर किसी काम को वो बढ़िया करेंगे। तो ये नॉर्मल कर्व हमें तीन चीजें बताता है। पहली चीज कि हमारी पॉपुलेशन में जिनका आईक्यू 70 से नीचे होता है उनको हम मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं। एक सेकंड और एक स्टेप पीछे चलते हैं, नॉर्मल कर्व होता क्या है। नॉर्मल कर्व की डिफाइन भी आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल कर्व एक सिमेट्रिकल कर्व है। वाई सिमेट्रिकल? बीच में से ज्यादा है, दोनों साइड पे सिमेट्रिकल है, सेम है दोनों तरफ से। तो एक सिमेट्रिकल कर्व जो कि अपनी मतलब सेंट्रल वैल्यू से दोनों तरफ को सिमेट्रिकल रहता है, और ये तीन चीजें हमें बताने की कोशिश करता है। पहली तो ऑब्वियसली हमारी टोटल पॉपुलेशन का हमें आईक्यू बताता है, मतलब नॉर्मल कर्व के बारे में दो तीन पॉइंट याद कर लो। नॉर्मल कर्व सेंट्रल वैल्यू से सिमेट्रिकल होता है। दूसरा, नॉर्मल कर्व हमें हमारी टोटल पॉपुलेशन का एक आईक्यू बताता है। तीसरा, नॉर्मल कर्व हमें तीन मेन चीजें बताता है। एक, इंडिविजुअल सॉरी इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट, दूसरा गिफ्टेडनेस का कॉन्सेप्ट, और तीसरा एवरेज लोगों का कॉन्सेप्ट। तो हम जो एवरेज है वो मतलब हमारा मीन आईक्यू होता है, यानी कि ज्यादातर लोग हमारी टोटल पॉपुलेशन में से सेंटर में फॉल करते हैं, एंड दिस इज द रीजन ऑफ इट्स बेल शेप्ड कर्व। ये बेल शेप का इसीलिए होता है क्योंकि हम ज्यादातर लोग बीच में आते हैं। हम ज्यादातर लोग ना ही डल हैं ना ही बहुत ज्यादा गिफ्टेड है, हम बीच में आते हैं। तो ये हो गया रीजन बिहाइंड द बेल शेप कर्व। नाउ एज आई सेड बेल शेप कर्व, तो नॉर्मल कर्व का एक और नाम है विच इज बेल शेप कर्व। अब इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी मतलब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल कर्व के एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड की। नॉर्मल कर्व के एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे हमें ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिनके अंदर ये तीन फीचर होते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी, जो भी मेंटली रिटार्डेड या फिर इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी की कैटेगरी में आता है उसके अंदर ये तीन फीचर आपको देखने को मिलते हैं। पहला फीचर, दे आर सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इन टर्म्स ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी कि इनकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग बहुत ज्यादा लो हो चुकी होती है। दूसरा, दे हैव द डेफिसिट अडेप्टिव बिहेवियर, मतलब कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ, अच्छा स्टर्नबर्ग की डिफाइन अभी मैंने आपको बताई थी, है ना। स्टर्नबर्ग ने क्या बोला था कि आप इंटेलिजेंस की वजह से ही अडेप्ट कर पाते हो, है ना। इंटेलिजेंस इज दी एबिलिटी टू अडेप्ट, शेप एंड सेलेक्ट योर एनवायरनमेंट, दिस इज द डिफाइन ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहां पर क्या है, ये लोग डेफिसिट हैं अडेप्टिव बिहेवियर में। अल्टीमेटली वही बात हुई ना कि इंटेलिजेंस इनकी कम है, तो इसीलिए इन लोगों का एक फीचर होता है कि ये अडेप्ट भी नहीं कर पाते एनवायरनमेंट के साथ। जैसा इनका बिहेवियर होता है, रिजिड रहते हैं, अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल नहीं पाते हैं। This is the meaning of deficit in adaptive behavior. And then significant sub-average intellectual functioning, ये जो मैंने अभी आपको बताया इसका मतलब कहीं ना कहीं वही है कि 70 से नीचे इनका IQ, है ना। Also observed during the developmental periods, मतलब कि ये जो सारे सिम्टम होते हैं जो हमने ऊपर दोनों सिम्टम बोले, ये दोनों सिम्टम ही जब तक वो लोग 18 साल के नहीं होते उससे पहले पहले तक सामने आ जाते हैं। मतलब जो भी इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी डिसऑर्डर को पोजेस करेगा वो बचपन से ही मतलब उनको होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो चैप्टर 4 में आपने पढ़ा भी है ना। तो 18 साल का होने से पहले पहले सिम्टम्स सामने आए। देन इसके 4 लेवल हैं, और ये 4 लेवल ऑब्वियसली अब आपको पता होने चाहिए। ये 4 लेवल किस किस रेंज में आते हैं वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, 4 तरीके के लेवल हैं। माइल्ड वाले 50 तक अप्रोक्सीमेटली जाते हैं। 50 से नीचे अगर हम जाए 35 40 तक जाए, ये अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर वाला, तो अपनी लेटेस्ट वाली बुक से इसको देख लेना, ठीक है। वहां पर बेसिकली आपको आंसर में ऑप्शन दिए गए होंगे, इसके लिए एक ट्रिक याद कर लो, और यहां से क्वेश्चन आना लाजमी है। मुझे लग रहा है आपका इस बार भी ये क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक याद कर लो, 70 से नीचे वालों को हम मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं। पहली कैटेगरी कौन सी होती है? माइल्ड। तो 70 से बिल्कुल नीचे कौन सा आएगा? पहला लेवल माइल्ड का। फिर आपको उसका लोअर वाला दिख रहा होगा, जो भी उसका लोअर होगा, फॉर एग्जांपल 50 या 55। 50 से लेके फिर जो भी अगली कैटेगरी चालू होगी वो किसकी होगी? मॉडरेट। फिर आपको उसका लोअर लेवल दिख जाएगा। 50 के बाद जो भी लोअर लेवल है उससे अगला लेवल आपको दे रखा होगा, वो वाला क्या होगा? सीवियर। और 20-25 के आसपास से नीचे जो होता है वो होते हैं प्रोफाउंड, है ना। तो ये हिंट एक मतलब ध्यान में रखना, पहले वाले को हमेशा याद रखो और लास्ट वाले को, बीच के दो अपने आप ही बन जाते हैं, अपने आप ही आपको मतलब आपकी इंटेलिजेंस बता देगी भाई यही आंसर है ना। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड 4 लेवल्स पर इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी हो सकती है। ओके, उसके बाद गिफ्टेडनेस पे हम आते हैं। अब हम चलेंगे एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ नॉर्मल कर्व। एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर ऐसे लोग आते हैं जो
हर चीज में अच्छे हैं, जिनका IQ 130 अबव होता है, वेयर एज इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी वालों का 70 बिलो था, इनका 130 अबव होता है, इनको हम इंटेलेक्चुअली सुपीरियर बोलते हैं। इनके बेसिक क्या फीचर है कि इनके अंदर 3 H आते हैं, ट्रिपल H, मतलब हाई क्रिएटिविटी, हाई एबिलिटी और हाई कमिटमेंट। यानी कि ये लोग 3 फीचर से जाने जाते हैं कि दे आर हाईली क्रिएटिव इन एवरीथिंग दैट दे डू, दे हैव हाई एबिलिटी टू डू एनी पर्टिकुलर टास्क, मतलब हर टास्क को करने के लिए हाई एबिलिटी है, और दे आर हाईली कमिटेड ऑल्सो, किसी भी काम को करेंगे तो पूरा कमिटमेंट से करेंगे, चाहे कुछ भी काम ये लोग कर। तो ये 3 तरीके के एच इन लोगों के अंदर आते हैं, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट। इसके अलावा इन जनरल इसका क्या मतलब होता है, इन जनरल इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस का मतलब है कि ये वो लोग होते हैं जिनका IQ 130 अबव है, और ये वो लोग हैं जो एक हाई जनरल एबिलिटी पोजेस करते हैं। मतलब को समझो, हमने समझा 2 तरीके के फैक्टर होते हैं इंटेलिजेंस में, जी फैक्टर और एस फैक्टर। इन लोगों का जी फैक्टर ही तगड़ा होता है। जी फैक्टर क्या था, जी फैक्टर गिव्स यू द एबिलिटीज दैट आर कॉमन इन ऑल द परफॉर्मेंसेस दैट यू डू इन योर लाइफ, और ये लोग उसी जी फैक्टर में ही बहुत तगड़े होते हैं। इसी वजह से ये हर तरीके के काम को ही बढ़िया करते हैं, क्योंकि ओवरऑल जी फैक्टर ही तगड़ा है जो हर काम में कॉमन होता है। ठीक है, तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं ये गिफ्टेड लोग हैं। और ये इन इन तरीके के लोगों पर किसने काम किया, तो 1925 में लेविस टर्मन ने गिफ्टेडनेस पर काम किया था। गिफ्टेडनेस मतलब ऐसे लोगों पर जिनका IQ 130 अबव है, इन पर इसने स्टडीज वगैरह बहुत सारी कंडक्ट करी। ऑल्दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखो गिफ्टेडनेस के अंदर लेविस टर्मन का नाम आपको याद होना जरूरी है। लेविस टर्मन ने गिफ्टेडनेस टर्म यूज किया नहीं, लेविस टर्मन ने 1925 में 130 अबव लोगों पर स्टडीज करी, बस इतना है। ठीक है, ओके। नाउ देन अगला टॉपिक आता है भाई टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो कितने तरीके के इंटेलिजेंस टेस्ट अवेलेबल है, तो हमारे पास मेन 3 टाइप के इंटेलिजेंस टेस्ट यहाँ पर आते हैं। ठीक है, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट होता है हमारा इंडिविजुअल या ग्रुप, दूसरी कैटेगरी हम बना सकते हैं परफॉर्मेंस वर्बल नॉन वर्बल, और तीसरी कैटेगरी हम बना सकते हैं कल्चरली बायस या कल्चरली फेयर टेस्ट। आपके मतलब सिलेबस में इतना ही है, ऑल्दो मैंने नोट्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बट हम अभी जितना मेन है उतना करेंगे। इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट मतलब ऐसे टाइप के इंटेलिजेंस टेस्ट जो एक समय पर एक ही इंसान कर पाता है। ग्रुप टेस्ट का मतलब ऐसे टेस्ट जो एक ही साथ बहुत सारे लोग कर पाते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट का मतलब ऐसे टेस्ट जिसके अंदर हमें कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़े ऑब्जेक्ट्स की, जैसे पजल मैं आपको बोलूं सॉल्व करके दो, दिस विल बी परफॉर्मेंस टेस्ट। वर्बल टेस्ट ऐसे टेस्ट जिसके अंदर लैंग्वेज की नीड है। नॉन वर्बल टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके अंदर लैंग्वेज की नीड नहीं होती, पिक्चर्स वगैरह दी गई होती हैं, सिंबल्स दिए गए होते हैं, जैसे कि RPM टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल टेस्ट। ये जो डायग्राम आपको दिख भी रहा है अपने बुक में, है ना, ये नॉन वर्बल टेस्ट का एग्जांपल है RPM टेस्ट। ऐसी पिक्चर्स सिंबल्स बने होते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज का कोई यूज नहीं। फिर आता है कल्चरली फेयर टेस्ट और कल्चरली बायस्ड टेस्ट। कल्चरली फेयर टेस्ट का मतलब है ऐसे टेस्ट जो कि बिल्कुल किसी भी कल्चर में हम कर सकते हैं। अगेन फॉर एग्जांपल यही वाली पिक्चर देखो जो आपकी बुक में दी है, क्या फिगर है, क्या नीचे लिखा है फिगर, अरे नीचे लिखा है ना फिगर, उसका नाम फिगर 2.1 ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फिगर 1.3 आपकी बुक में होगी, उसको बेसिकली ओपन करके देख लो, है ना, उसमें तुम्हें ये पता चल जाएगा। तो फिगर 1.3 में जैसा कि आपको दिख रहा है वो आपका RPM टेस्ट है। अब ये वाला टेस्ट, इस टेस्ट को हम कल्चरली फेयर टेस्ट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इस टेस्ट को हम भी कर सकते हैं, इस टेस्ट को कोई बाहर बच्चा है किसी और कंट्री से वो भी कर सकता है, कोई भी बेसिकली इस टेस्ट को कर सकता है ना। तो ये हुआ हमारा कल्चरली फेयर टेस्ट। फिर आते हैं कल्चरली बायस टेस्ट। कल्चरल बायर टेस्ट कौन से होते हैं, जो स्पेसिफिकली इंडिया के लिए ही बने हैं, जो स्पेसिफिकली यूरोप के लिए ही बने हैं वगैरह, जो एक स्पेसिफिक टाइप के कल्चर के लिए बने हैं, उस टेस्ट को हम कल्चरली बायस टेस्ट बोलते हैं। तो जितने भी वर्बल टेस्ट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर लैंग्वेज आ जाती है, ऐसे टेस्ट ज्यादातर कल्चरली बायस्ड होते हैं, और जितने भी नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं वो ज्यादातर कल्चरली फेयर की कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। अब हम एक बेसिकली सेकंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ चुके हैं, दैट इज आवर कल्चर एंड इंटेलिजेंस। तो अब कल्चर और इंटेलिजेंस क्या होता है, तो इस टॉपिक में हमें बताया गया है कि आपकी इंटेलिजेंस आपके कल्चर पर भी डिपेंडेंट होती है। नॉट योर इंटेलिजेंस एग्जैक्टली, बट हाउ यू लुक एट इंटेलिजेंस
दिस डिफर्स इन इन वेरियस कल्चर्स। जैसे वेस्टर्न कल्चर्स, अब ये कॉन्सेप्ट बुकिश कॉन्सेप्ट है, असलियत से इसका ज्यादा लेना देना नहीं है ना, वो हम इसमें ही आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों। तो वेस्टर्न कल्चर जिस आइडियोलॉजी को मानता है अबाउट इंटेलिजेंस, उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। इंडियन कल्चर या एशियन कल्चर जिस तरीके की आइडियोलॉजी को मानते हैं, उसको हम नाम देते हैं इंटेग्रल इंटेलिजेंस। वेस्टर्न कल्चर में जब हम इंटेलिजेंस को देखते हैं, इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं इन चीजों की, द स्किल ऑफ अटेंशन, परफॉर्मेंस, स्पीड, अचीवमेंट, ओरिएंटेशन। बेसिक आइडिया जो आपने याद रखना है वो ये है कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस फोकसेस मोर ऑन योर कॉग्निटिव एस्पेक्ट ओनली। वेस्टर्न वाले लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंस सिर्फ कॉग्निशन तक ही सीमित है। हाई एबिलिटी की स्पीड, मतलब हाई स्पीड इन डूइंग थिंग्स, हाई परफॉर्मेंस एबिलिटी, हाई अटेंशन स्किल्स, योर रीजनिंग एबिलिटी, योर जजिंग एबिलिटी, ये सब एबिलिटी अगर तुम्हारे अंदर अच्छी है तो तुम्हें इंटेलिजेंट घोषित कर दिया जाए। बट वेयर एज इंटेग्रल इंटेलिजेंस, एज द नेम सजेस्ट, इंटेग्रल इंटेलिजेंस एक बेगर कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंडिया का कॉन्सेप्ट बुद्धि के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। बुद्धि किसने डिफाइन करा? जेपी दास। ये नाम भी अगेन याद करना जरूरी है। बुद्धि का कॉन्सेप्ट जेपी दास ने डिफाइन किया और वो बताता है कि बुद्धि के अंदर ये चार कंपोनेंट आते हैं, मतलब कि इंटेग्रल इंटेलिजेंस के अंदर ये चार कंपोनेंट आते हैं। हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट को सिर्फ एक चौथाई हिस्सा मानते हैं इंटेलिजेंस का। हम ये मानते हैं कि इवन अदर देन योर कॉग्निटिव कैपेसिटी, एन इंडिविजुअल शुड आल्सो पोजेस social competence, emotional competence, as well as entrepreneurial competence in order to be called or referred as an intelligent individual. Right? इसका मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, जैसे इंडिया में अरेंज मैरिजेस के टाइम पर ये सारी चीजें पूछी जाती है। भाई दिमाग से लड़का वड़का ठीक है या लड़की ठीक है ना? सोशली कैसी है ये लड़की या लड़का, कैसा है समाज के साथ, कैसा है इमोशनली, बेटी को खुश रखेगा नहीं रखेगा, या बच्चे को खुश रखेगी नहीं रखेगी, है ना? एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंस, मतलब लड़का करता क्या है, लड़की करती क्या है, कमा कितना लेते हैं, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो ये चार तरीके के कॉम्पिटेंस बेसिकली आप उससे रिलेट कर सकते हैं। ये चारों चीजें जरूरी होती हैं इंडिया में टू बी कॉल्ड एज इंटेलिजेंट, और वहां सिर्फ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस पर फोकस हमारा होता है। ये टॉपिक हमें सिखाता है कि कैसे इंटेलिजेंस को देखने का नजरिया ही बदल जाता है कल्चर के बदलते ही। वेस्टर्न लोग सिर्फ कॉग्निशन पे फोकस करते हैं और हम इंडियन लोग सिर्फ, मतलब कॉग्निशन पे फोकस नहीं करते हैं, इन सब चीजों पे फोकस करते हैं। पर ये बात सरासर आज के टाइम पर झूठ हो चुकी है। आपको आपके स्कूल में कोई भी इमोशनल चीज के लिए नंबर नहीं दे रहा है, कोई भी आपको प्रेज नहीं करता है कि आप सोशली कितने अच्छे हैं, आप काम धंधा कितना बढ़िया कर रहे हैं, आपके अंदर हार्ड वर्क है या कमिटमेंट है या नहीं किसी काम को। लोग बस आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी देखते हैं, स्कूल में आपके मार्क्स देखे जाते हैं। इसीलिए आपकी बुक में लाइन भी लिखी थी कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से अब ये मिटता जा रहा है, ये डिफरेंस खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, और अब हम भी उनके जैसे ही सिर्फ कॉग्निशन पे फोकस करने लगे हैं, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। उसके बाद अगेन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे हम बोलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मॉनिटर योर इमोशंस एंड अदर्स इमोशंस, टू डिस्क्रिमिनेट अमंग देम एंड टू यूज दिस इंफॉर्मेशन टू गाइड योर थिंकिंग एंड एक्शन। ये डिफाइन हमें सैलोवे और मेयर ने दी थी। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन ये डिफाइन जरूरी हो जाती है, और किसने दी है वो भी आपको याद करना जरूरी हो जाता है। सैलोवे और मेयर ने हमें डिफाइन दी है, और इस डिफाइन के अंदर तीन एस्पेक्ट्स हैं। पहला, कि हम अपने और दूसरों के इमोशंस को समझ पाते हैं। दूसरा, फर्क कर पाते हैं मेरे अच्छे उसके बुरे, फॉर एग्जाम्पल। तीसरा, इस्तेमाल कर पाते हैं अपनी इस नॉलेज को जो हमें समझ आया होता है, टू यूज इट, मतलब टू गाइड आवर थिंकिंग और एक्शंस। ये डिफाइन हमें दी थी सेलेवियर्ड मेयर ने। ऑब्वियसली एमसीक्यू क्वेश्चन है, डिफाइन तो पूरी नहीं याद करनी, बट ये डिफाइन किसने दी है वो ज्यादा जरूरी है याद करना। मतलब जैसे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता है कि तुम्हें डिफाइन याद करनी होती है क्योंकि तुम्हें वो लिखनी होती है पेपर में, यहाँ पर बल्कि ऐसा है कि तुम्हें डिफाइन समझनी है और तुम्हें उसका नाम याद करना है किसने दी है, क्योंकि ज्यादा चांसेस ये है डिफाइन क्वेश्चन में दे दी गई और तुम्हें बोला गया भाई बताओ किसने दी, है ना? ऐसे आता है। तो इसी को हम EQ बोलते हैं, इसी इमोशनल इंटेलिजेंस को। तो EQ का मतलब इमोशनल क्वेश्चन, जैसे IQ डिनोट करता है इंटेलिजेंस को, ऐसे ही EQ डिनोट करता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके,
नाउ देन इसके बाद हमें कुछ स्पेशल एबिलिटीज बताई गई हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी ही ली हैं, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड वाले टॉपिक में बस एक चीज और यहाँ पर जरूरी आपने समझनी है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट गिवन टू यू इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जो आप छोड़ देते हो पर ये नहीं छोड़ते हैं। 2 तरीके के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, एक होता है जनरलाइज्ड और एक होता है स्पेशलाइज्ड। जनरलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारे एप्टीट्यूड्स एक साथ जज कर दिए जाते हैं, और स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसा एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है जिसके अंदर एक ही पर्टिकुलर एप्टीट्यूड के लिए वो पूरा टेस्ट बनाया गया होता है। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज योर जनरलाइज्ड एप्टीट्यूड, बहुत सारे एप्टीट्यूड एक साथ, और स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब जो टेस्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए बना है। ठीक है, इंटरेस्ट आपकी प्रेफरेंस होती है, आपको ऑलरेडी पता है। अब इसके बाद हम आते हैं क्रिएटिविटी पे। तो क्रिएटिविटी वाला टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर लास्ट एक टॉपिक है, इसमें से आपने क्या कुछ समझना है ध्यान से सुनो, उतना इनफ है जितना मैं अभी आपको बता रहा हूँ। क्रिएटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? क्रिएटिविटी इज प्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू, नोवेल, यूनिक एंड यूजफुल। जब आप कोई भी चीज नई प्रोड्यूस करते हो, कोई भी आइडिया नया प्रोड्यूस करते हो, कोई भी सर्विस नई प्रोड्यूस करते हो, कोई प्रोडक्ट नया प्रोड्यूस करते हो जो नया तो है पर उसके साथ साथ यूजफुल भी है, तो हम उसे क्रिएटिविटी कंसीडर करेंगे, है ना? फिर क्रिएटिविटी के 2 लेवल आपको बताए गए थे। क्रिएटिविटी सिर्फ शेक्सपियर में नहीं थी, क्रिएटिविटी सिर्फ आइंस्टाइन में नहीं थी, एवरीडे क्रिएटिविटी भी होती है। वो तो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी है जब हम सब कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं, बट एक लोअर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी भी होती है जिसको हम नाम देते हैं एवरीडे क्रिएटिविटी। एवरीडे क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि हम ऑलरेडी चीजें जैसे होती हैं उनको जब थोड़ा सा बदल के कर देते हैं, ऑलरेडी चीजें जैसे चलती हैं उनके वेज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इट बिकम्स द लोअर लेवल और एवरीडे क्रिएटिविटी। फॉर एग्जांपल, मैगी एक नॉर्मल तरीके से बनती है जी, हमने मैगी को अलग तरीके से बना दिया, उसमें तड़का लगा दिया, सॉस डाल दी और मसाले वसाले करके डाल दिए, ये हो गया आपका एवरीडे क्रिएटिविटी, है ना? सिंपल। सो या दिस इज योर क्रिएटिविटी। अब उसके बाद अगला टॉपिक तुम्हारा आता है हाउ क्रिएटिविटी इज लिंक्ड विद इंटेलिजेंस। ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक है। बेसिकली इस लास्ट टॉपिक के भी 2 सेगमेंट है, एक हाउ क्रिएटिविटी इज लिंक्ड विद इंटेलिजेंस, दूसरा हाउ क्रिएटिव टेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या रिलेशन? कोई भी नहीं। मतलब एक पर्सन हुआ, क्या नाम था उसका, लेविस टर्मेन, है ना? लेविस टर्मेन एक इंसान था। तो टर्मेन ने ये शो किया, लेविस टर्मेन है ना, बुक में देखना एक बार क्रिएटिविटी वाले पैराग्राफ में, है ना, लेविस टर्मेन, यस। तो लेविस टर्मेन ने क्या बोला? लेविस टर्मेन कहता है कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच कोई भी लिंक नहीं है। लेविस टर्मेन ने बहुत सी स्टडीज करी। नाउ व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस टर्म अगेन एंड अगेन, दिस नेम, क्योंकि ये जरूरी है तुम्हारे लिए। तो लेविस टर्मेन ने रिसर्चेस करी थी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के रिलेशन को चेक करने के लिए। इसको ये समझ आया कि भाई इंटेलिजेंस के साथ तो कोई भी लेना देना नहीं है क्रिएटिविटी का। मतलब इसने शॉर्ट में बोला, इंटेलिजेंस डज नॉट एंश्योर क्रिएटिविटी एट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। इसने ये शो किया क्रिएटिविटी डजंट, क्या हो रहा है मुझे, सॉरी फॉर दैट, सही बोल रहा था मैं। लेविस टर्मेन ने ये शो किया इंटेलिजेंस डज नॉट एंश्योर क्रिएटिविटी। क्यों ऐसा है? क्योंकि कई लोग जिनका आईक्यू 130 भी था उनके अंदर हमें क्रिएटिविटी बहुत लो मिली। कई लोग जिनका आईक्यू एवरेज था उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा थी। कईयों का आईक्यू लो है, क्रिएटिविटी लो भी है। मतलब कि इंटेलिजेंस बाय इटसेल्फ डजंट एंश्योर क्रिएटिविटी, ये चीज लेविस टर्मेन ने शो। अब यहां पर दूसरी और बहुत सारी रिसर्चेस हुई जिन्होंने ये शो किया कि भाई लेविस टर्मेन तो अपनी जगह ठीक था, बट क्रिएटिविटी एंश्योर्स इंटेलिजेंस। मतलब क्योंकि इन ऑर्डर टू डू एनी क्रिएटिव टास्क यू नीड टू हैव अ लिटिल इंटेलिजेंस, थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस का होना जरूरी होता है किसी भी क्रिएटिव टास्क को करने के लिए। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, ऐसा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्या इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी को इंश्योर करती है? नहीं करती है। बट क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस को इंश्योर करती है? हाँ करती है। ठीक है, ओके। ऑल्सो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी को इंश्योर नहीं करती है, ये किसने प्रूव किया था? तो लेविस टर्मेन ने प्रूव किया। ठीक है,
हाँ, बस अब लास्ट टॉपिक तुम्हारा रह गया कि कैसे इंटेलिजेंस टेस्ट और क्रिएटिव टेस्ट आपस में डिफर करते हैं। तो क्रिएटिव टेस्ट जो होते हैं उनके दो फीचर है और इंटेलिजेंस टेस्ट के दो फीचर। क्रिएटिव टेस्ट में ओपन एंडेड क्वेश्चन ज्यादा यूज होते हैं, वेयर एज इंटेलिजेंस टेस्ट में क्लोज एंडेड क्वेश्चन ज्यादा यूज होते हैं। क्रिएटिव टेस्ट में डाइवर्जेंट थिंकिंग का हम इस्तेमाल करते हैं, वेयर एज इंटेलिजेंस टेस्ट में हम कन्वर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें थॉट्स को कन्वर्ज करना होता है एक आंसर पे आने के लिए, वेयर एज क्रिएटिव टेस्ट के आंसर को देने के लिए हमें अपने थॉट्स को डाइवर्ज करना होता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में भेजना होता है, ताकि हम बहुत से आइडियाज को अपने दिमाग में फ्रेम करें। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर एंड वी आर डन विद योर चैप्टर नंबर 1। ये सारे टॉपिक इसके अंदर थे, आई होप ब्रशअप हुए होंगे, है ना, टॉपिक तुम्हारा माइंड में। और अगर अब भी नहीं हुए और तुम बिल्कुल ब्लैंक हो, क्या चल रहा था, ये क्या बंदा बोली गया, तुम्हें नींद आ रही है, कुछ नहीं सुन रहा, दिमाग में अलग ही गाने वाने चल रहे थे तुम्हारे जब तक मैं बोल रहा हूँ, अगर ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है तो भैया फिर तुम्हें डिटेल में समझने की जरूरत है अभी, और फिलहाल तुम्हारे पास टाइम है, तुम समझ सकते हो, है ना। तो रिकॉर्डिंग से एक्सेस तुम्हारे पास ऑलरेडी है डिटेल्ड कोर्स की, जो भी टॉपिक अब लगता है डिटेल में करने की नीड है उसको डिटेल में करो, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 को रिवाइज करें। ठीक है।